नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पार्लियामेंट में जब मॉनसून सेशन चला तो हमने देखा कैसे विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और ये जो पूरा सेशन था इसमें से कोई सार्थक चीज ना निकले इसकी पूरी कोशिश की गई। बार बार हंगामा किया गया। जब बारी आई उत्तराखंड विधानसभा की तो यहां पर भी जो विपक्षी दल के नेता थे, जो विपक्षी विधायक थे, उन्होंने हंगामा किया, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त की थी। बाकायदा मीडिया के सामने आगे आकर उन्होंने कहा था कि ये हार की बौखलाहट है। लगातार चुनावों में जिस तरीके से हार मिल रही है विरोधी दलों को, ये वो बौखलाहट है कि वो सत्र चलने नहीं देते हैं। लेकिन इन सबके बीच तारीफ करनी होगी उत्तराखंड विधानसभा सत्र की, जहां पर धामी सरकार 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 9 विधेयक ये कह लीजिए लाने में कामयाब हो गई और 9 ऐसे तगड़े कानून बनाने की बात ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है जो देवभूमि उत्तराखंड को एक नए बदलाव की दिशा में लेकर आगे बढ़ेंगे। इनमें से कई कानून ऐसे होंगे जो जिहादी सोच, जिहादी मानसिकता पर प्रहार करेंगे। कुछ ऐसे कानून हैं जो सम्मान निधि प्रोवाइड कराएंगे और जो हमारे लोकतंत्र के रक्षक रहे हैं उनको और ज्यादा मान सम्मान दिलाएंगे। मेरे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। हम कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे एसआईआर, चुनाव आयोग या विपक्षी दल कैसे इसे मुद्दा बना रहा है। इसके अलावा जो मदरसा बोर्ड भंग करने की बात हुई है सर, हमने उस पर भी डिस्कशन किया। लेकिन एक साथ 9 विधेयक और सफल तरीके से धामी जी आगे लेके चले गए, कैसे देखते हैं इसको? युवा मुख्यमंत्री ओपनिंग बैट्समैन की तरह धुआंधार पारी खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उधर विराट कोहली और उत्तराखंड में धामी जी, और धामी जी अपने आप भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और वही मुझे लग रहा है कि चौके छक्कों से उन्होंने अपनी पारी में लगातार वो दिखाते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये लगातार उनके शॉट्स जो हैं, हर शॉट जो होता है वो कुछ अलग होता है और जो क्रिटिक्स होते हैं उन्हें भी सोचने पे मजबूर करता है कि यार ये वाला जो ड्राइव था ये कुछ अलग था। और मुझे लगता है कि बहुत शानदार एक बैटिंग युवा मुख्यमंत्री के द्वारा देखने के लिए मिल रही है। लगातार विपक्ष को चारों खाने चित करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष एक बहुत बौखलाहट में है और उसी तरह की जो नीतियां दिल्ली में बनती हैं कि हंगामा करो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद ही है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदसूरत निकलनी चाहिए। तो इस तरह की सोच के साथ विपक्ष काम कर रहा है कि सिर्फ हंगामा करेंगे। और यहाँ तो जिस तरह से ये देवभूमि उत्तराखंड है और लोग बाग बड़े सम्मान से देवभूमि को देखते हैं और देवभूमि के अंदर अगर ये देखा जाए कि विपक्ष जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, गैरसैंण विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने बदतमीजियां की, वहां माइक उखाड़े, वहां टेबल पटके, वहां चीजों को तोड़ फोड़ की, देवभूमि में कभी ऐसा नहीं। ये अराजकता जो राहुल गांधी जी ने देश को दी है और जो विपक्ष जो अराजकता करता हुआ नजर आ रहा है, उसी क्रम में ये उत्तराखंड देवभूमि पहुंची। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देवभूमि के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं और किसी कीमत पर भी वो देवभूमि में इस कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बदतमीजियां यहां हुई उनका जो सिला है वो ईश्वर तो देगा ही देगा, लेकिन यहाँ की देवतुल्य जनता भी इन्हें सबक सिखाएगी। और मैं ये मानता हूं कि जो देवभूमि के कल्चर को, जो देवभूमि का जो अतिथि देवो भव और यहाँ जो लाइंस हैं कि पुलिस भी यहाँ की मित्र पुलिस होती है, उस प्रेम की भाषा को जिस तरह से नफरत की लाइन पे इन्होंने दिखाया और विपक्ष ऐसे आ गया है कि जैसे विपक्ष अराजकता फैलाने पे आतुर हो गया हो, तो उसके लिए देवभूमि के लोग और देश के लोग इन्हें कभी माफ। ठीक है, जो 9 कानूनों में संशोधन हुआ या कह लीजिए जो 9 विधेयक थे जो अब कानून बन गए हैं, वो कौन कौन से मैं दर्शकों को बता देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा सबसे बेस्ट लगता है देवभूमि के लिए रहेगा। 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट यानी अतिरिक्त खर्चों की मंजूरी के लिए ये आया है। बढ़ता हुआ उत्तराखंड, चढ़ता और बढ़ता हुआ संवरता हुआ उत्तराखंड, जिसके लिए कहा था मोदी जी ने, हमने लगातार कहा, अटल जी ने दिया है, मोदी जी सवार रहे हैं और ये जीता जागता सबूत है कि उत्तराखंड के बारे में मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का और उत्तराखंडियों का होगा। वो साफ साफ
हमारे बजट में दिखाई दे रहा है, और उत्तराखंड बढ़ता हुआ उभरता हुआ उत्तराखंड पूरा देश देख रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कानून में संशोधन, मंदिर से जुड़े पुराने कानून में बदलाव किया गया है। देखिए, मंदिर, ये देवभूमि उत्तराखंड है, 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी। तो हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कैसे हो, उनका सौंदर्यीकरण कैसे हो, वहां कैसे सर्किट्स बनाए जाएं, जो पौराणिक मंदिर और हैं उनको कैसे और खूबसूरत और बेहतर बनाकर वहां के लोगों को वहां तक पहुंचने के कैसे सुगम रास्ते बनाए जाए, उस दिशा में मजबूत कदम है। देवभूमि के देवत्व को बचाते हुए युवा मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक है धर्म स्वतंत्रता कानून में संशोधन, यानी अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसे रोकने के लिए कानून को और ज्यादा सख्त किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में कोई जबरन करे तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी सजा कम है और सही से, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। दीन में जबर नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई किसी को धोखा देके उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है, ऐसे लोगों को फांसी से नीचे कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि कुरान बिल्कुल साफ कहता है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप, एक पिक्चर का डायलॉग भी था, अगर आप किसी से प्यार करें तो वो जैसा है वैसे प्यार करें, अगर आप किसी को बदल के प्यार करें तो आप प्यार नहीं सौदा करें, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। एक है सर निजी विश्वविद्यालय कानून में संशोधन, यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, जो हम एजुकेशनल हब भी हैं, उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया को अपनी एजुकेशन देने में मशहूर है। दुनिया के बड़े बड़े संस्थान जो दुनिया में प्रतिष्ठित हैं, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जैसे मेरे यहाँ ददून है, विलियम्स है, दुनिया भर के संस्थान हमारे यहाँ उत्तराखंड में हैं। तो तमाम जो संस्थान हैं उनको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम एजुकेशन स्टेट कैसे बन सकते हैं, उस दिशा में एक बहुत सोच समझ कर लिया गया कदम है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक है साक्षी संरक्षण कानून को खत्म करने का प्रस्ताव, यानी जो पुराने कानून है उनको हटाने का प्रस्ताव। जो कानूनों की आवश्यकता नहीं है, आज भी अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के समय के कुछ कानून बने हुए हैं, आज भी उन कानूनों पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं है उन कानूनों को रख के कोई फायदा नहीं है। तो बदलाव आवश्यक है, समय बदलाव का प्रतीक है, और मुझे लगता है कि बदलाव पॉजिटिव दिशा में हमेशा होने चाहिए। ठीक है, एक सर हम इस पर पूरे विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, मतलब मदरसा बोर्ड खत्म। मुझे लगता है कि अब गरीब मुसलमान बच्चों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और विस्तार से अगर आपको इस बारे में जानना है तो हमने डिटेल एक वीडियो बनाया ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का। अब आप, हाँ बिल्कुल, और इसमें दो चीजों को और जो हम शायद उस वीडियो में मिस कर गए हैं, जो गुरुमुखी भाषा है, जो पाली भाषा है, अब उनको भी बल मिलेगा। अब जैन यूनिवर्सिटीज खोल पाएंगे। अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता। अब जैन यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं हम, अब क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, अब सिख यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, पारसी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। अल्पसंख्यक सही मायनों में डिसाइड हो। यस, अब अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का सही मतलब देवभूमि उत्तराखंड से सुनने के लिए मिला है। ठीक है, समान नागरिक संहिता में संशोधन, मतलब शादी आदि के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। वो आवश्यक है। मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं, तो उनको जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको एक अवसर और दिया गया है कि सब लोग इसमें रजिस्टर्ड हों, जिससे इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, एक है सर पंचायती राज कानून में संशोधन, मतलब अभी कुछ निकायों में चुनाव होने बाकी हैं, तो उनमें आरक्षण से संबंधित कुछ मसलों पर विधानसभा की मंजूरी ली जाएगी, इसका क्या मतलब है? वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव 2 हिस्सों में होते हैं। उत्तराखंड का एक पार्ट हरिद्वार भी है, तो हरिद्वार में और हमारे यहाँ चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। अच्छा। तो आने वाले समय में हरिद्वार में भी चुनाव होंगे, और पंचायत राज एक्ट में कुछ संशोधन लगातार होते आए हैं, और बेहतरी के लिए कि पंचायतों को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत में निर्णय होता है कि देश की सबसे छोटी पंचायत को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना देश का संविधान और देश का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगा। तो देश की संविधान, पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन मुझे लगता है पॉजिटिव दिशा। ठीक है, एक है सर आपातकाल के दौरान जेल गए आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप सरकार पेंशन देगी। देखिए, हमारे यहाँ जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, तो हम सब लोगों ने देखा कि आपातकाल में जिन लोगों ने जिनका उत्पीड़न हुआ, वो लोकतंत्र के सच्चे हितैषी थे। वो लोकतंत्र सेनानी का उसे खिताब
मेरी सरकार दे रही है, और वो तमाम जो लोकतंत्र के हितैषी थे, जो लोकतंत्र के इमरजेंसी के खिलाफ, जो इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, गला घोटा जा रहा था, जहां जो अखबारों के ऊपर बैन लगा दिया गया है, जहां मीडिया के साथियों को उठा के सलाखों के पीछे डाला जा रहा था, जो भी लोकतंत्र की बात करता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। तो वो जो काला अध्याय था, उस काले अध्याय में जिन लोगों ने प्रताड़ना झेली है, जिन लोगों ने उस संघर्ष में साथ दिया है, उन सब लोकतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिले, उन्हें अच्छी पेंशन मिले, और उनमें इस लोकतंत्र, जिसको आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसे बचाने के लिए जो सम्मान उनका है, वो उनके हकदार हैं, उन्हें वो मिलना चाहिए। उसके लिए युवा मुख्यमंत्री ने एक बहुत ईमानदार कदम उठाया, दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई और मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात, जहां विपक्ष हंगामा करता रह गया, वहां पर 9 विधेयक पास कराकर कानून बना लिए। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री, लोग हंगामा करते रहे, युवा मुख्यमंत्री अपने विधेयक को पास करा के आगे बढ़ गए। मुझे लगता है काबिलियत, सरकार को शालीनता के साथ, संयमता के साथ सहयोग लेकर चलाने वाली लाइनों को मेरे युवा मुख्यमंत्री ने बखूबी दिखाया, और बहुत शानदार आईना दिखाया है। लगातार जो कांग्रेस ने हंगामा कर सवाल उठाए कि एक सत्र इतना छोटा क्यों किया, जैसे हमें बहुत बड़ी बातें करनी थी, विधानसभा सत्र में हमें बहुत कहना था, बहुत सुनना था, और हमने देखा कि जब उनको कहा गया कि आप आइए, आप डिस्कशन कीजिए, तो डिस्कशन से भागते हुए नजर आए। देखिए, जैसे तैसे तो सत्र बुलाया गया, अभी धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, जैसे तैसे तो सत्र बुलाया गया। और कमाल की बात देखिए, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को मैंने ये बोलते हुए सुना मीडिया में कि इतने कम समय का सत्र बुलाया है और हम इसका विरोध करते हैं। तो क्या उनका अपने नेता प्रतिपक्ष को वो अपना निकम्मा मानते हैं? ये नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसमें बैठ के सब कुछ डिसाइड होता है। ये कितने वक्त का सत्र, काम कितना है प्रदेश के पास, जितना काम है उतनी समय का सत्र रखा जाए। और वो कांग्रेस के प्रश्न ये बताते हैं कि उनकी कार्य मंत्रणा समिति और उनके नेता जो प्रतिपक्ष विपक्ष के होते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के नेता उन्हें निकम्मा बता रहे हैं, नाकारा बता रहे हैं कि उनको कोई नॉलेज नहीं है, और उनकी गैर बिना इजाजत के ये सत्र बुलाया गया। अगर आपकी गैर इजाजत के सत्र बुलाया गया तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, और जब आप औंधे मुंह गिरते हैं, कोई आप पे मुद्दा नहीं होता, तो आप राहुल गांधी जी के हंगामे को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं, और आप सोचते हैं कि जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई को आप तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और बर्बाद करेंगे, और जनता खामोश रह जाएगी। इसका माकूल जवाब मिलेगा, और ईमानदारी से देवभूमि उत्तराखंड की जनता और देश की जनता इनके कुकृत्यों को देख रही है, और उसका जवाब इन्हें ईमानदारी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से सार्थक रहा उत्तराखंड का ये जो सत्र था विधानसभा का, आपने समझ लिया कौन कौन से विधेयक लाए गए, जो कानून बन गए, और कैसे वो देवभूमि में एक नया बदलाव लेकर आएंगे। इसी पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी, कितनी सार्थक लगी, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।